हेलो प्यारे बच्चों, फिर से उपस्थित हो आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। ये आपका टॉपिक जो है आज का, वो आपके हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपने याद किया तो समझ लीजिए आपको बहुत कुछ आने लगेगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है, हमने पहले पढ़ाया था पोषण। अब हम बात करेंगे जंतुओं में पोषण। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य में पोषण होता है, पादपों में पोषण होता है, उसी प्रकार जंतुओं में पोषण होता है। जंतुओं में पोषण के लिए क्या चीजें होती हैं? वही जो हम खाना खाते हैं, जंतु भी उसी को खाते हैं। जैसी क्रिया हमारी होती है वैसे जंतुओं की होती है। पादपों में भी सेम क्रिया होती है, पादप भी सजीव होते हैं, लेकिन क्या है, पादप केवल गति नहीं करते, नहीं जो सजीव के लक्षण होते हैं। हम बात करें अगर यहाँ पे सजीव के लक्षण, सजीव के लक्षण, तो इसमें पहला आता है क्या है? पोषण। क्या आता है? पोषण। दूसरा आता है पाचन, दूसरा आता है पाचन, तीसरा जनन, चौथा वृद्धि, फिर पांचवा है ये गति। और भी इसी तरीके के हैं, ठीक है, और भी इसी तरह के। देखिए सजीवों के लक्षण, सजीव क्या होते हैं? जिनमें जान होती, जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो सजीव होते हैं। इनके क्या है? पहला है पोषण, दूसरा पाचन, तीसरा जनन, चौथा वृद्धि और पांचवा गति। और भी इसी तरीके के हैं। तो ये सजीव के लक्षण है। अगर हम पादप की बात करें, पेड़ पौधों में पादप, तो उसमें केवल गति नहीं होती, बाकी सारी क्रियाएं होती हैं। उसी तरह पाचन भी होगा, पोषण भी होगा, जनन भी होगी, वृद्धि भी होगा, केवल गति नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हम पोषण में अगर बात करें, जंतुओं में पोषण यानी स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल, तो इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। हमारा सबसे पहला आता है क्या? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है कि अंदर लेने वाले पदार्थ। अंतःग्रहण का मतलब होता है क्या? अंदर लेने वाले पदार्थ। तो अंतःग्रहण की क्रिया में जब वो भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाता है, अर्थात जब भोजन का हम पाचन काम करना शुरू करते हैं, पोषण लेना, तो सबसे पहले मुख से शुरू होता है, फिर इसके बाद आगे की क्रिया होती है। तो यहाँ पे सजीवों में अंतःग्रहण की क्रिया अलग अलग होती है। कैसे? देखिए अमीबा में क्या होता है? अमीबा का पोषण अलग होता है, बकरी का अलग होता है, पैरामीशियम का अलग होता है। हर एक जंतु का पोषण लेने का और भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है। जो अमीबा होता है, अमीबा कैसा जीव है? देखिए अमीबा आपका जो है, अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार क्या होता है? इसका आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, ये होता है। अब ये भोजन कैसे? खाद्य धमनियों के द्वारा ऐसे ग्रहण करता, अंदर खींचता है, वो अंतःग्रहण हो गया। अब हम बात करें बकरी में, तो बकरी मुंह से लेती है तो सीधा आमाशय, आहार नाल होते हुए जाती है। पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम को स्लीपर के आकार का संरचना माना जाता है, जैसे ये बना हुआ है। ये आपका क्या है? अमीबा पैरामीशियम है। इनके ये बाहर क्या है? फ्लैजिला होते हैं, जो इनके गमन के लिए सहायता करते हैं। तो ये इसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हें कूटपाद भी कहा जाता है। अमीबा गति करता है कूटपाद के द्वारा। तो ये सारी क्या है? अंतःग्रहण करने की विधि है, भोजन अंदर लेने की क्रिया विधि को अंतःग्रहण कहा गया है। अब है भोजन का दूसरा स्टेप, पाचन। पाचन क्या है? भोजन के अघुलनशील, अघुलनशील का मतलब क्या होता है? जो पूर्ण रूप से घुल नहीं सकते एवं जटिल पदार्थ, जैसे एंजाइम्स हो गए, कुछ पेप्टाइड हो गए, कुछ अन्य पदार्थ हो गए, जो कि क्या है? पदार्थों को एंजाइम के द्वारा घुलनशील एवं तरल अवयवों में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हमारा कहने का मतलब है कि जब भोजन ग्रहण किया गया है तो भोजन को अलग अलग माध्यम में तोड़ा जाता है। अलग अलग माध्यम में टूटेगा तो वो पहले कहां जाएगा? आमाशय में। आमाशय में जाएगा तो फिर क्या करेगा? उसमें कुछ पदार्थ होंगे जो अघुलनशील होंगे, उनको तोड़ेगा। हमारे आमाशय में क्या होता है? इसमें दो प्रकार के अम्ल होते हैं। पहला होता है आपका, एक होता है HCl अम्ल और दूसरा जठर रस।
जठर रस, ये दो प्रकार के अम्ल होते हैं जो भोजन को पचाने और सड़ाने में मदद करता है, सड़ाने से रोकता है शरीर। फिर है आपका अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है, ये जब भोजन किया हमने, भोजन करने के पश्चात हमारे शरीर के द्वारा हम जो भी पदार्थ खाते हैं उनसे मुख्य पोषक तत्वों को शरीर के अंदर रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में क्या है, अब बाहर जाता है। जैसे देखिए क्या है, इस क्रिया में पचा हुआ भोजन तरल भोजन कोशिका द्रव्य या रुधिर आदि में अवशोषित हो जाता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति का सर दर्द कर रहा है, दवा खाता है तो दवा कहां जाती है, पेट में, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट जो तत्व होते हैं दवा को सर दर्द ठीक करने के लिए, वो तो हमारे आमाशय की दीवार को भेद करके कहां जाते हैं, हमारे रक्त में जाते हैं। और हमारे जब रक्त में जाते हैं तो वो खुल करके, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर के पूरे जगह पे है, तो वो हमारे मस्तिष्क को भी ठीक करता है। ये हो गया। फिर अवशोषण के बाद स्वांगीकरण है, ये हमारा अगला स्टेप होगा। अगला स्टेप में क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर रुधिर में मिलना और फिर कोशिकाओं में पहुंचकर जीव द्रव्य, एक शब्द यहाँ है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का मतलब वह होता है जो जीवित पदार्थ हो, यानी कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य में आत्मसात हो जाने की क्रिया को स्वांगीकरण, अर्थात शरीर में मिल जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण। फिर से समझ लेते हैं इसको। पचे हुए भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण होना, ग्रहण करना, इसके बाद हमारे ब्लड में चला जाना, मिलना, और इसके बाद फिर कोशिकाओं में पहुंचकर जो जीव द्रव्य लिक्विड भरा होता है, जीवित कोशिकाएं जितनी होंगी सभी में क्या होगा, कुछ में लिक्विड भरा होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, और उसमें आत्मसात पूर्णता मिल जाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। ये हमारा हो गया क्या, स्वांगीकरण। अब देखिए हर एक जीव में, कोई भी जीव हो, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की जीव वो होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। बहुकोश की जीव क्या होते हैं, बहुकोश की जीव वे होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती, जैसे मनुष्य। एक कोश की जीव में बात करें तो ये है अमीबा, पैरामीशियम, इनमें क्या है, इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। एक युगलीना भी है, मैंने इसके पहले भी बताया था, युगलीना जो है ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है, ये भी बताया गया है कि ये पादप जो है वो सूक्ष्म जीव है। क्या है, सूक्ष्म जीव, तथा इसके बाद ये सूक्ष्म जीव के बाद क्या करते हैं, ये भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की उपस्थिति बनाते हैं। तो ये क्या हो गए, युगलीना जो है प्रकाश संश्लेषी हो गया। तो ये क्या है, युगलीना को पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। अब कड़ी मानने के बाद यहाँ पे है, अब हम आगे स्टेप में पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखिए, अब है अगला पॉइंट इसके जंतुओं में पोषण का, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का अर्थ होता है बाहर निकलना। बहिक्षेपण का अर्थ क्या होता है, बाहर निकलना। अर्थात देखिए पाचन की क्रिया में भोजन का कुछ भाग अपचित के रूप में, यानी ठोस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शेष रह जाता है शरीर में। क्या रह जाता है, ठोस पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रह जाता है। इस अपचित को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर में जब हम भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारा शरीर भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन कुछ पश्चात कुछ पचता है, कुछ अनडाइजेस्ट हो जाता है, कुछ बचा रहता है। वही जो बचा हुआ पार्ट होता है जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है, उसे क्या कहेंगे हम, बहिक्षेपण या मल परित्याग या मल त्याग कहा जाता है। ये हमारा जंतुओं में पोषण है। सेम प्रोसेस हमारे मनुष्यों में भी होता है, क्योंकि मनुष्य भी उसी तरह अवशोषण करेगा, बहिक्षेपण करेगा, अवशोषण करेगा, पचन करेगा। ये सारी क्रिया जंतु और पादप दोनों में होती है, सब में होती है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे अगले बार मिलेंगे। चलिए धन्यवाद।